पिछले एपिसोड में सियाओ फान किसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा था और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे फिशमैन भी आने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन अपने ग्रैंडपा के साथ में होती है, जहाँ पर वो नजारे को देखते हुए कहती है कि यह तो काफी सुंदर है और मैंने तो इसे बिल्कुल ही रियलाइज ही नहीं किया। लेकिन तभी ग्रैंडपा उससे कहता है कि इन घासों में ऐसा क्या खास है, क्योंकि वैसे भी तो ये कोई गोल्ड नहीं है। जिस पर हुआन थोड़ा सा नाराज होते हुए कहती है कि आप हर समय मनी के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसी बात के ऊपर आपस में बहस करने लगे थे। लेकिन तभी इस बीच हुआन की नजर गांव के ऊपर जाती है और वो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को भी इसके बारे में बताने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो ऐसा दिखाने लगता है कि वो इनके पीछे नहीं है। तभी ग्रैंडपा हुआन से पूछने लगता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तब इस पर हुआन उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में क्या पता। तभी अचानक से ग्रैंडपा उससे कहता है कि कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार तो नहीं है। जिसके बाद इसकी बात सुनकर हुआन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गांव का यहाँ पर अच्छा रेपुटेशन नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि वह किसी लेडी को नुकसान पहुंचा रहा हो। तब इस पर ग्रैंडपा थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि कहीं वो मुझे लूटना तो नहीं चाहता। तभी इस बीच गांव भी ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे साथ में वैसा तो नहीं करना चाहता। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर स्पेल का यूज करने के लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन तभी हुआन उससे कहती है कि आप यह सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह इवेजन टेक्निक भले ही एंसेस्टर से आई है, लेकिन फिर भी आप इससे कंट्रोल नहीं कर सकते कि आखिरकार आपको जाना कहाँ पर है। इसीलिए वो इसे समझाने लगती है कि अगर हम गलती से किसी खतरनाक जगह पर चले गए तो फिर तो इस तरह से हम वहाँ पर मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन इसके इवेजन टेक्निक को वापस से इसके हाथ में रख देती है और फिर कहने लगती है कि सिस्टर जिन ने मुझे एक वेपन दिया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर वो कहने लगती है कि वह कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हमारी मदद करने के लिए अपना अम्ब्रेला भी हमें दे दिया था। लेकिन इस पर ग्रैंडपा कहता है कि फिर भी मैं वहाँ पर बारिश में भीगता रहा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। तब इस पर हुआन कहती है कि मैंने तो उसे आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में आपने ही उसके लिए मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों आपस में बात करते हुए वहाँ से जाने लगे थे। इसीलिए गाँव जैसे ही हुआन के चेहरे की तरफ देखता है तब वो इसके चेहरे को देखता ही रह जाता है। वहीं उधर सियाओ फान मार्स वाले एरिया में अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर उसे कोई हलचल नजर आती है और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रुक जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे फिशमैन बाहर आ गए थे और इनको देख ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर किसी चीज को खोज रहे हैं। तब इनको देख सियाओ फान भी एक पेड़ के पीछे छुप गया था और जब वो देखता है कि एक फिशमैन इसके तरफ आ रहा है तब वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक साथी कोई निशान दिखाने के लिए उसे अपने पास में बुला लेता है और इसीलिए सियाओ फान भी अब इसके ऊपर अटैक नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि वे पेड़ के ऊपर बने निशान के बारे में बात करते हैं और फिर उस तरह से वे यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सियाओ फान सोचने लगता है कि क्या वे भी यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर के लिए आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं उधर जिंग सीनियर फासियांग और जेंग एक जगह पर रुके होते हैं, जहाँ पर जेंग इनसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट हैं, इसीलिए हमें इनसे बचने के लिए फायर के अलावा भी कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग ने यहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था और फिर वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें छोटे मोटे क्रिएचर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग सीनियर फासियांग को इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी सीनियर फासियांग नोटिस करता है कि जिंगू किसी बात से परेशान है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम आराम करने के लिए नहीं जाना चाहते। तब इस पर जिंगू कहता है कि आप भी तो अभी तक जगे हुए हैं। जिसके बाद सीनियर फासियांग कहता है कि हमारे लिए तो मेडिटेशन ही रेस्ट है। तब जिंगू इससे बताने लगता है कि पिछले 10 सालों से मुझे बहुत ही कम नींद आती है, क्योंकि मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करने के लिए जाता हूँ मेरे सामने मेरे पेरेंट्स और विलेजर का मरता हुआ सीन आने लगता है और इसके अलावा मैं तो सियाओ फान के बारे में कभी नहीं भूल सकता। तब इसकी बात सुनकर सीनियर फासियांग उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम उसके बारे में याद करते हो, क्योंकि उसने तो बहुत पहले से ही डिमन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है और इसके अलावा अब तो उसके पास में डिप्यूटी सेक्टर लीडर का भी पोजीशन है और सभी को पता है कि वो बहुत ही जल्द अगला घोस्ट किंग बनेगा। इसके अलावा खुद उसी के सेक्टर वाले उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अभी तक उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। लेकिन तभी यह सुनते ही जिंगू सीनियर फासियांग को उसके बारे में बात करने से मना कर देता है। जिसके बाद सीनियर फासियांग कहता है कि अगर किसी दिन उसे तुम्हारा सामना हो गया तब तुम उसके साथ में किस तरह से ट्रीट करोगे। तब इस पर जिंगू कहता है कि वह तो अभी भी मेरा बडी है, इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि अब वो गलत रास्ते पे चला गया है, जहाँ से कि उसका वापस आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन असल में मैं उसे अभी भी अपना बडी समझता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। वहीं उधर लू भी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गई थी, जहाँ पर कि उसे कुछ मरे हुए क्रिएचर नजर आते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर आने लगते हैं, जिसे देखते ही लू तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है और उसी के साथ वो समझ गए थे कि इनको जरूर ही कोई कंट्रोल कर रहा है। वहीं उधर वो सियाओ और लड़की भी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गए थे, जहाँ पर इनको अपने सामने बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं और इसीलिए लड़की कहने लगती है कि कहीं ये कल दिखने वाला क्रिएचर का निशान तो नहीं है। लेकिन तब
तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ को यहाँ पर टियानिन टेम्पल वाले की किसी की रोअर सुनाई देती है और अब इसीलिए वे भी इसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत यहाँ से निकल गए थे। वहीं उधर जिंगू और बाकी लोग अभी भी वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनको यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ली जख्मी हालत में इनके सामने आ जाता है। तब इसे देखते ही बेली से इसके बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर ली कहता है कि वे हमारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जाइंट टेंट आने लगे हैं, लेकिन असल में वे अभी सीनियर फासियांग के लगाए हुए बैरियर के वजह से इनका कुछ नहीं कर पा रहे थे और सीनियर फासियांग समझ जाता है कि यह काम जरूर ही डीमन सेक्टर का है और असल में कोई इन सभी जाइंट टेंट को कंट्रोल कर रहा है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि चिन वुयान भी यहाँ पर आ गया था और वो इनसे कहता है कि सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक करने वाले तुम ही थे। तब इसकी बात सुनकर वे भी कहने लगते हैं कि अगर तुम डीमन सेक्टर से हो तो हम तुम्हें जरूर मारेंगे और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम सामने क्यों नहीं आते। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर चिन वुयान इनके सामने आ गया था और वो इनसे कहता है कि तुम मेरे साथ में क्या कर लोगे। तब इसे देखते ही सीनियर फासियांग उससे कहता है कि तुम तो चिन वुयान हो, जिसे कि पॉइजन मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तब इस पर चिन वुयान कहता है कि तुम तो टियानिन टेम्पल से मास्टर फासियांग हो और मैंने ऐसा सुना है कि तीनों मेजर ट्रूथ सेक्ट में से तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे बारे में यह बात तो पूरी तरह से सही है और आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तभी जिंगू कहने लगता है कि हमें सीधे चिन वुयान के साथ में फाइट करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वही इन सभी जाइंट टेंट को कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए अगर हमने उसे हरा दिया तो वे सभी अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और सीनियर फासियांग और जिंगू सीधे चिन वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जबकि वे बाकी दोनों जाइंट टेंट को रोकने के लिए कोशिश करने लगे थे। वहीं उधर सीनियर सोंग अभी भी जिन के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि वो अपने रोअर का भी यूज करके जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सोंग फिर से जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और इसीलिए सीनियर सोंग इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसी बीच हम देखते हैं कि जिन भी अपने पावर का यूज करके सीनियर सोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सीनियर सोंग ने भी अपने पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। वहीं उधर सियाओ फान भी फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए जा रहा था, तभी अचानक से उसे एक जगह पर हलचल दिखाई देती है और इसीलिए वो भी इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चिन वुयान का बाकी सभी लोगों के साथ में फाइट हो रहा है, लेकिन असल में चिन वुयान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए जिंगू और सीनियर फासियांग भी एक साथ मिलकर उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी इनको पता चलता है कि उसके पास में तो इयरिंग इरेजर नाम का डैगर है, जो कि असल में एक बहुत ही ग्रेट वेपन है। तभी हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, जिसे देख वे दोनों भी अब इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और इसीलिए वे किसी तरह से इसके अटैक से अपनी जान बचाने लगे थे, लेकिन असल में वे इसके ऐसे पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि चिन वुयान अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू भी यहाँ पर अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से उसने इसका यूज करके चिन वुयान के पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तभी जेंग सीनियर फासियांग से कहने लगता है कि आपको जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो फिर हम ज्यादा टाइम के लिए इन जाइंट टेंट को नहीं रोक पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग अपने बैरियर का यूज करके चिन वुयान को कैद करना चाहता था, लेकिन वह भी किसी तरह से इसमें से खुद को आजाद कर लेता है और फिर वो तुरंत यहाँ से बचकर भागने भी लगा था। वहीं उधर जेंग और ली अपने पावर को एक साथ में यूज करके जाइंट टेंट के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अब इस तरह से उन्होंने अपने पावर को एक साथ में यूज करके सारे जाइंट क्रिएचर को मार दिया था। वहीं उधर जिंगू और सीनियर फासियांग फिर से चिन वुयान के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन अब वो इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लू भी यहाँ पर आ गई थी और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिन वुयान भी अपने पावर का यूज करके लू के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से सियाओ फान इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि सियाओ फान तुम्हें इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू फिर से सियाओ फान के पीछे जाने लगी थी, जिसके बाद जेंग सीनियर फासियांग से पूछता है कि क्या वो वही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जाइंट टेंट के पॉइजन के वजह से अफेक्ट हो गया था और इसीलिए यह देखते ही सीनियर फासियांग उसे ट्रीट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू भी सियाओ फान के बारे में पता लगाने के लिए चला गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।